हेलो एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। हाँ, आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमें 3-4 दिन के बाद पेपर है, सो हम क्विक जल्दी चैप्टर कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके 5 मिनट के अंदर हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे आपको। और ये चैप्टर है क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग है। सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर इन 5 मिनट्स। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले हमें पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि हम डेमोक्रेसी, आमतौर पे हम बात करें डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पावर शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो अलग अलग तरह के पावर शेयरिंग होते हैं। हम यहाँ पे 2 एग्जांपल भी लेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के। देखेंगे कि दोनों कंट्री में पावर शेयरिंग हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो किस तरह से एडवांटेजेस है, और नहीं हुआ है तो किस तरह से वो डिसएडवांटेजेस है कंट्री के लिए। सो पहला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पावर शेयरिंग एक तरह से पावर हम जब शेयर करते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट भी है। तो इंडिया में पहले सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हुआ करता था, बाद में हमने 1993 में लोकल से गवर्नमेंट भी लेके आए, जिसमें कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिटी या टाउन्स में जो गवर्नमेंट होते हैं लोकल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, और गांव में जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उसको विलेज पंचायत बोलते हैं। ठीक है, ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में एक तो और दूसरी तरह का पावर शेयरिंग जो है ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि जो एक ही लाइन पे होता है। ठीक है, सो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, जो आइदर स्टेट गवर्नमेंट में होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। और अगर ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मतलब होता है दे आर ऑल द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी जो है वो एक ही लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे हो गया या स्टेट लेवल पे हो गया, इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और वर्टिकल मतलब होता है ऊपर से नीचे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये सारे जो है ये वर्टिकल मतलब होता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दैट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। क्या है, बेल्जियम में 59% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं यहाँ पे, और 40% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जर्मन बोलते हैं। ठीक है, 80% जो ब्रुसेल वहाँ का कैपिटल है, वहाँ पे अलग सिस्टम है, वहाँ पे 80% लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 20% लोग जो है डच बोलते हैं। सो कॉन्ट्रास्ट है। नेक्स्ट है कि ये, चलो कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है कि 74% लोग जो है सिंघालज है, जो कि वहाँ के लोग हैं सिंघालज श्रीलंका के लोग, और 18% तमिलियन है। तमिलियन में भी 13% जो है वहाँ के नेटिव तमिलियन है, यानी श्रीलंका के तमिलियन है, और 5% जो है इंडियन तमिलियन है, जो कि जिनके फोर फादर जो है इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ चले गए। और 7% लोग जो है क्रिश्चियन हैं, जो कि जो बोथ तमिल और सिंघालज है। और ज़्यादातर लोग वहाँ पे हिंदू बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं, मुस्लिम और हिंदू रिलीजन भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, यानी बेल्जियम में किस तरह का मॉडल अडॉप्ट किया गया था ये डिफरेंसेस को एकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच और फ्रेंच जो होंगे ना, जैसे वहाँ पे पार्लियामेंट है तो 50% डच होंगे और 50% फ्रेंच होंगे, इस तरह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। हालांकि आपको पता है कि फ्रेंच जो थे कम थे, फिर भी उनको 50% सीट मिला था, और डच जो थे ज़्यादा थे, फिर भी 50, तो दोनों कंप्रोमाइज़ हुआ था यहाँ पे, और इसकी वजह से वहाँ पे उन लोग पीसफुली रह पा रहे हैं। उसके बाद मेनी पावर जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया था, और इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब उतना पावरफुल नहीं रह गया था, स्टेट गवर्नमेंट का अपना इंडिपेंडेंट पावर मिल गया था। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि ब्रुसेल जो है उसमें एक, हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करी है, कम्युनिटी का अपना गवर्नमेंट हुआ करता था, उसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, और कम्युनिटी रिलेटेड मैटर या कल्चरल रिलेटेड मैटर ऑफ ईच कम्युनिटी विल बी सॉल्व बाई कम्युनिटी गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, और ये सब चीज़, चलो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि ब्रुसेल में भी डच स्पीकिंग, हालांकि फ्रेंच जो थे 80% थे और डच जो थे वो 20% थे, इसके बावजूद दोनों ने इक्वल सीट शेयर किया था। तो ये मॉडल अडॉप्ट किया गया था वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं श्रीलंका में क्या था, मेजोरिटेरियन सिस्टम। क्या किस तरह से श्रीलंका का जो मेजोरिटी गवर्नमेंट था, 74% जो सिंघालज थे, उनका गवर्नमेंट ने किस तरह से वहाँ पे दे ट्राई टू डोमिनेट द माइनॉरिटी तमिलियन। तो 56 में उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसमें कि सिंघालज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था, और इस तरह से तमिलियन खुश नहीं थे। गवर्नमेंट जो था उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो किया था, जॉब्स वगैरह में या यूनिवर्सिटी पोजीशन में सिंघालज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला था कि उन लोग बुद्धिज़्म को प्रमोट करेंगे, फोस्टर करेंगे, और इस तरह से तमिलियन को इग्नोर करने की कोशिश करी गई थी। इसका कारण क्या हुआ था, वहाँ पर सिविल वॉर हो गया था, और बहुत सालों से लोग वहाँ पर लड़ रहे थे, और ये उसका इम्पैक्ट पड़ा था वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है LTT, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वहाँ पे, जो कि तमिलियन का जिसका बोलते हैं लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एल्म, ये आ सकता है फुल फॉर्म,
तो ये भी आप एक बार देख लेना इसको। नेक्स्ट है हाउ डिड तमिलियन रिप्रेजेंटेड द मेजोरिटेरियन फॉलोड बाई द, तो तमिलियन ने किस तरह रिस्पॉन्स किया, कोई अच्छा रिस्पॉन्स तो होगा नहीं। उन्होंने बोला कि हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें अलग कंट्री डिक्लेयर कर दो। उन्होंने तमिल एलम की डिमांड करी थी, वो चाह रहे थे कि उनको भी इक्वल एजुकेशन में, जॉब में इक्वालिटी मिले, जो कि नहीं मिल रहा था वहाँ पे। और उन्होंने उनके लैंग्वेज को बोला कि हमें भी एक्सेप्ट कर लो हमारे लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, और इस तरह से हमारे लैंग्वेज का भी रिकग्निशन देने के लिए। और जब ये उन्होंने नहीं माना तो सिविल वार हो जाता है, और सिविल वार होने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड ख़त्म हो जाता है, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी कैंप में रहना शुरू कर देते हैं। ये सिविल वार का इम्पैक्ट है। बेल्जियम में क्यों था कि ऐसा, क्या कारण था कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वो टेंशन में थे। आपको पता है कि मेजोरिटी फ्रेंच थे वहाँ पे और डच माइनॉरिटी में थे, और सॉरी द मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। सो मेजोरिटी ये माइनॉरिटी में थे। और उसके बाद जो डच स्पीकिंग लोग कम्युनिटी जो थे ना, उनको जो फ़ायदा मिला, इवन दो मेजोरिटी में थे डच, उनको फ़ायदा मिला इकोनॉमिक बेनिफिट डेवलपमेंट का बाद में। तो इस बात की टेंशन थी कि क्यों फ्रेंच जो था हालांकि माइनॉरिटी में, फिर भी वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली डेवलप है, और इस बात का टेंशन वहाँ पे शुरू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है सिविल वार श्रीलंका। मैंने बता दिया वहाँ पे जब उनकी बात को नहीं मानी गई, उनकी डिमांड को नहीं पूरा करा, तो वहाँ सिविल वार शुरू हो गया था श्रीलंका में, और वो बहुत सालों तक चला था। बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी कैंप में रहना शुरू कर दिए थे, बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड खतरे में आ गया था। उसके बाद हम इन दो स्टोरी से यही समझते हैं कि जहाँ पे पावर शेयर किया जाता है वहाँ पे कंट्री पीसफुल रहता है। बेल्जियम पावर शेयर किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं रखा गया, बल्कि उसको इंडिपेंडेंट पावर मिला था, और दोनों कम्युनिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए थे। जैसे कि सेंटर में पूरा बेल्जियम में हम देखते हैं कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी था वो कम था, फिर भी इक्वल, और डच ज़्यादा थे, फिर भी उन्होंने इक्वल शेयर किया था। इवन ब्रुसेल में भी इसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ, तो श्रीलंका में प्रॉब्लम शुरू हो गया। ठीक है। पावर डिजायरेबल क्यों है? क्योंकि दो कारण की, पोटेंशियल रीजन है और दूसरा मोरल रीजन। पोटेंशियल रीजन मतलब प्रैक्टिकल रीजन, अगर नहीं करेंगे तो झगड़ा होगा, नहीं करेंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, वायलेंस होगा, और इस तरह से पॉलिटिकल डिसऑर्डर होगा। और हम अगर मान लो कि शुरू में हमें मेजोरिटी अपना विल को माइनॉरिटी के ऊपर इम्पोज तो करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये नेशन की यूनिटी को अंडरमाइन करता है, नेशन दो टुकड़ों में बढ़ सकता है। ठीक है। लेकिन मोरल रीजन मतलब होता है कि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी में पावर शेयर करना मस्ट है। ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब होता है पावर शेयर करना। डेमोक्रेसी मतलब होता है कि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं पावर से, रूल से, उनसे पूछा जाना जरूरी है, और इस तरह से पावर शेयर करना एक सही होता है। ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये नीडेड है, बिना इसके हम वी कैनॉट थिंक ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रीजन, सॉरी मोरल रीजन बोलते हैं। उसके फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तीन तरह के पावर शेयरिंग है, चार तरह के। एक तो पावर शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल हो गया पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हम देखते हैं कि एक ही लेवल पे, जैसे कि आपको पता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दे आर एट द सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, और वहाँ पे पावर शेयर किया गया, उसको बोलते हैं हम ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। वर्टिकल में होता है कि तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और इनके बीच में पावर शेयर किया जाता है। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कि पावर इज ऑल्सो शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब जैसे इंडिया में मान लो कि आपको पता है कि अलग अलग ग्रुप के लोग, लैंग्वेज और रिलीजन के लोग रहते हैं, इनके बीच में पावर शेयर किया जाता है। हम देखते हैं कि इंडिया में हमने रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो किया है, और हमने क्या किया कि जो लोग डिप्रेस क्लास के लोग हैं, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको हमने रिजर्व कर दिया सीट से, और जिसमें गवर्नमेंट जॉब में भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी, और इस तरह से हम भी उनको पावर शेयर कर रहे हैं। और लास्ट जो है आपका पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पावर शेयरिंग में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर को, तो पॉलिटिकल पार्टी में तो होता है कभी कभी क्या होता है, कोई भी पार्टी को ये नहीं मिलता है, मेजोरिटी नहीं मिलता, उस समय बहुत सारे पार्टी मिल के सरकार बनाते हैं, और ऐसे शेयरिंग ऑफ पावर को हम बोलते हैं ये पॉलिटिकल शेयरिंग ऑफ पावर एमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर होता है। ठीक है, सो ये पावर शेयरिंग है। उसके बाद पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें पता है कि पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, वायलेंस नहीं होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होता है, लोग शांति से रहते हैं। ठीक है, ये है। सो इस तरह से हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया। सो नेक्स्ट चैप्टर हम मूव करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू आदित्य थ्योरेटिकल क्लासेस। आज हम चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के।
और ये बहुत छोटा चैप्टर है, सो होपफुली 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे हम इसको शॉर्ट में। सो मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन द वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, और कहाँ किस किस एरिया में हम देखते हैं कि वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एक तो है उनको पूरा प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है, 54% लिटरेसी रेट बहुत कम है उनका, 54% है। जो काम करते हैं उनको इक्वल वेजेज नहीं मिलता है जितना मैन को मिलता है, और चाइल्ड आई मीन बॉय चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और लोग चाहते हैं कि उनको लड़का हो। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये भी है एक डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पे कि औरतों को घर के अंदर वायलेंस होता है उनके खिलाफ। सो ये क्वेश्चन का सेकंड है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विच एग्जाम्पल। कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स बेस्ड अपॉन कम्युनिटी, उसको कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स जो है कम्युनल सुपीरियरिटी का, हर धर्म के लोग जो बोलते हैं चाहते हैं, या हर कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि वो सुपीरियर है, और इस तरह से ये एक सोच है जो कि टेंशन क्रिएट करता है। लोग चाहते मेजोरिटेरियन हमेशा जो देखो डिजायर टू फॉर्म ए मेजोरिटेरियन डोमिनेंस और द सेपरेटेड। कभी कभी जो कम्युनिटी के बीच में टेंशन जो होता है, कम्युनल पॉलिटिक्स हो सकता है कि अलग स्टेट की मांग की जाए उसके अंदर, कि हमारे कम्युनिटी के लिए अलग स्टेट चाहिए, या मेजोरिटी डोमिनेंस होता है, जो मेजोरिटी होता है वो डोमिनेट करते हैं माइनॉरिटी को, ठीक है। द यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल, लोग रिलीजियस सिंबल को यूज़ करते हैं वोटर्स को अपील करने के लिए, नए नए टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे कि वोटर को इन्फ्लुएंस करके अपने तरफ ले लें, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और इतना ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि कभी कभी कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो एक तरह से दंगा या रॉयट्स के फॉर्म ले सकता है। गुजरात में दंगा हुआ था, और भी बहुत सारे जगह दंगा हुए थे, तो ये भी एक पॉलिटिक्स का कम्युनल पॉलिटिक्स का एक देन है, ठीक है। कास्ट इनइक्वालिटी जो है आज भी देखते हैं कि अभी भी कास्ट का पूरी तरह से ख़त्म नहीं है। लोग अपने ही कास्ट में शादी करते हैं, अपने ट्राइब में। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि अनटचेबिलिटी बैन कर दिया गया है, और कोई भी फॉलो किया जाता है तो उसको हम इलीगल बोलते हैं, लेकिन आज भी ये प्रैक्टिस होता है। एजुकेशन जो है वो लोअर कास्ट के लोगों को ईजिली अवेलेबल नहीं है। इकोनॉमिक स्टेटस भी उनका बहुत ख़राब है, गरीब है आमतौर पे। और ये सब चीज़ हम क्या शो करता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी परसिस्ट करता है इवन नाउ ऑल्सो, ठीक है। दो रीजन क्या है कि इंडिया को कास्ट एंड एलोन कैन नॉट डिटरमाइन द इलेक्शन। तो सिर्फ कास्ट की वजह से मान लो कि आपको पूरा एक कास्ट का सपोर्ट है, फिर भी अपने कोई भी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी में सीट नहीं जीत सकते हैं, आपको दूसरा कास्ट को भी अपने तरफ लेना पड़ेगा। सो नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ ए क्लियर मेजर, कोई भी एक ऐसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जहाँ पे कि एक ही कास्ट के लोग रहते हैं। तो नो पार्टी विंस ऑल द, और अगर मान लो कि है कहीं पे अगर ज़्यादा एक कास्ट के लोग रहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं कि सारे कास्ट के लोग जो हैं वो एक ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे, दूसरे पार्टी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वुमेन का स्टेटस जो है वो इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है। देखो आपको पता है कि 5% जो है स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन और 10% लोकसभा में है। आज वुमेन जो ऑलमोस्ट 50% है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर और सेंटर में 5 और 10 है, सॉरी 10 और 5 है। तो सेंटर में जो है वो आपको 5% है लोकसभा में, और स्टेट लेजिस्लेचर में 10% है। ये शो करता है कि वुमेन किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं पॉलिटिकली। लेकिन 73rd अमेंडमेंट जो है पंचायती राज लाने के बाद हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया। 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिससे इंडिया सेकुलर स्टेट है। एक तो हम इंडिया में इक्वलिटी है हर धर्म के लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रेस है, प्रोटेक्ट एंड प्रोपोगेट देयर ओन रिलीजन एंड नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। तो ये भी एक है जैसे कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री को हम बोल सकते हैं, और इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन को अलाउ नहीं करता है। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, आपको बोलता है मेल और फीमेल जो में वर्क में डिवीजन है, घर के काम जो होती है फीमेल देखती है, और बाहर का जो काम होता है मेल देखते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। फेमिनिज्म तो ऐसे वुमेन या मेन जो कि ये बिलीव करते हैं कि वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट मिलना चाहिए जो कि मेन को मिलता है, ऐसे लोगों को फेमिनिस्ट बोलते हैं। देन फाइनली पेट्रियार्की में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होता है आंध्रा, और क्रिएटेड यूज टू रेफर टू द सफर द वैल्यू मैन मोर देन द। तो पेट्रियार्की मतलब होता है कि पितृ प्रधान समाज या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और इसमें जो है वुमेन को कम पावर मिलता है, कम अपॉर्चुनिटी मिलता है देन द मेल को। और फाइनली फैमिली लॉ, ऑल लॉ जो फैमिली मैटर को डील करते हैं, डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स, एडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ऐसे मैटर को डील करने के लिए जो लॉ बनाएगा उसको हम फैमिली लॉ बोलते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन मतलब होता है कि शिफ्ट द पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, ठीक है, इसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ऑक्यूपेशन मोबिलिटी मतलब एक ऑक्यूपेशन दूसरे ऑक्यूपेशन मूव करना। जब डेवलप होता है कंट्री तो क्या होता है कि दूसरे टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में
अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है तो लोग मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन मोबिलिटी। कास्ट हायरार्की मतलब आपको पता है कि कास्ट जो है लैडर के फॉर्म में है, हाइयर कास्ट देन, जैसे मान लो ब्राह्मण हो गया, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इस तरह से 4 तरह के कास्ट हैं यहाँ पे। वेरियस फॉर्म कास्ट कैन टेक इन द पॉलिटिक्स। तो देखो पॉलिटिक्स में कास्ट क्या क्या ले सकते हैं। वाइल चूजिंग कैंडिडेट हम उस कास्ट का को कैंडिडेट चुनेंगे जिसका मेजोरिटी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। दूसरा है कि जब हम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं सारे कास्ट के लोग रिप्रेजेंट हो उसमें, जिसे किसी को ना लगे कि गवर्नमेंट इग्नोर कर रहा है उसे। सो वाइल कैंपेनिंग जब हम जाते हैं कैंपेन करने के लिए, उस समय हम देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड अदर रिलीजियस पीपल आर ऑल्सो, ठीक है। सो वाइल फॉर्मिंग द गवर्नमेंट दे आर इंक्लूडेड। जब हम कैंपेनिंग करते हैं तो उस समय भी देखते हैं कि जिस एरिया में ब्राह्मण ज़्यादा तो ब्राह्मणों को लेके जाते हैं वहाँ पे कैंपेन कराने के लिए, प्रचार कराने के लिए। तो ये भी एक पॉलिटिक्स है। यूनिवर्सल आप सबको राइट टू वोट दिया गया है, इवन लोअर कास्ट, वुमेन, एवरीबडी, पुअर पीपल। सो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि कास्ट कैन टेक इन द पॉलिटिक्स। ये सारे इंटरफेरेंस कास्ट कर सकता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। बस सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और पूरा वीडियो के लिए मेरे अद्वैत मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पे जाएं और प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं ये सारे चैप्टर इन डिटेल, ठीक है। सो थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 करने जा रहे हैं और ये हम शॉर्ट में करेंगे, कोशिश करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है और हम इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराएंगे। समरी इसका, अगर आपको फुल देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में। सो उसको आप देख सकते हैं। सो देखते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी होता है क्या है? पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि दे हैव कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। इनका मेन मकसद होता है इलेक्शन कंटेस्ट करना और इलेक्शन जीतना और सरकार बनाना, ठीक है। सो ये इसको पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। पार्टीशन मतलब होता है कि एक अपने पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम फेवर करते हैं उसकी तरफ से उसको उतना कमिटेड टू ए पार्टी की पार्टी स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी। अगर हम पार्टी की तरफ इतना ज़्यादा कंसर्न होते हैं, कमिटेड होते हैं कि जो भी पार्टी बोलते हैं हम उसको आंख बंद करके समझते हैं और उसी को करते हैं, भले वो सही या गलत हो, इसको बोलते हैं पार्टीशन, ठीक है। 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं? लीडर होना चाहिए एक पार्टी में, एक एक्टिव मेंबर होना चाहिए बहुत सारे, और फॉलोअर होना चाहिए। तो इसको आप बोलते हैं 3 कंपोनेंट है। फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है फंक्शन? हमेशा क्वेश्चन आता है इसका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो सर पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है? ये इलेक्शन लड़ता है, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है इलेक्शन लड़ना। उसका पार्टी जो होता है जब इलेक्शन लड़ने से पहले कैंपेनिंग करते हैं, वो प्रोग्राम पॉलिसी लेके आते हैं कि अगर वो जीतते हैं तो क्या करने वाले हैं, ये भी होता है। पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम। थर्ड जो होता है कि पार्टीज डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं लॉ में। जो पार्टी जीतता है वो सरकार बनाता है, फाइनली लॉ भी बनाता है उसमें। और नेक्स्ट है फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट। तो इलेक्शन जीतने के बाद सरकार बनाता है और सरकार को चलाता भी है। सो पार्टी जो होते हैं रोल ऑफ अपोजिशन प्ले करते हैं। अगर मान लो जो पार्टी नहीं जीतता है वो लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर में अपोजिशन का रोल करता है और क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, और इस तरह से मेक श्योर दैट गवर्नमेंट वर्क्स इन ए प्रॉपर वे, और पब्लिक ओपिनियन शेप करता है। मान लो कोई भी इशू पे अपना पब्लिक ओपिनियन बनाता है और इस तरह से पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है जिससे उसे फेवर हो, अगले इलेक्शन में लोग उसे सपोर्ट करें और वो जीते, इसलिए दे ट्राई टू सेव द पब्लिक ओपिनियन। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो होता है एक नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी में, और बिना पॉलिटिकल पार्टी के हम काम नहीं चल सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंस है? देखो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अगर मान लो सारे लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कोई भी प्रोमिसेस नहीं कर पाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर कंट्री, ठीक है। गवर्नमेंट अगर बनेगा सब मिल के बनाएंगे तो उस समय भी कोई पक्का नहीं हो कि क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, क्या करना चाहते हैं, देश के लिए क्या करना चाहते हैं। नो पार्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंट्री। सबको अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में देखेगा, ना कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल होगा, ना कि पूरा कंट्री के प्रति, ठीक है। वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमें पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे प्रोग्राम पॉलिसी रखते हैं और उसको कोशिश करते हैं पूरा करने के लिए, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो होता है आंसरेबल टू द पीपल होता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, ठीक है। सो नेम द कंट्री वेयर वन पार्टी, आपको चाइना में एक वन पार्टी सिस्टम है और भी बहुत सारे कंट्री में, चाइना मेन एग्जाम्पल है इसका।
वन पार्टी सिस्टम अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे वोटर जो होते हैं वो उनके पास एक्चुअली अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वोटर के पास कोई चॉइसेस नहीं होते हैं, एक ही पार्टी को वोट देना पड़ता है चाहे वो अच्छा हो या ख़राब हो। इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्री मेन फीचर ऑफ टू पार्टी सिस्टम, दो पार्टी सिस्टम जैसे कि यूएसए में है लेबर पार्टी, सॉरी यूएसए और ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी यूएसए में है। ये टू पार्टी सिस्टम है जहाँ पे दो ही पार्टी यूजुअली पावर शिफ्ट होता है दो पार्टी के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है कि द पार्टी दैट विंस द मेजोरिटी सरकार बनाता है, जो नहीं जीतता वो अपोजिशन में रहता है। इस सिस्टम में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मिलता है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में मिलता है, तो ये एडवांटेज है इसका। मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ बहुत सारे पार्टी जो होते हैं वो दे आर अलाउड टू ऑपरेट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड कोई भी पार्टी सरकार बना सकता है। सो इन दिस सिस्टम देयर आर चांसेस ऑफ टू और मोर पार्टी टू कम टू पावर, ठीक है, इसलिए हम इसको मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम के कुछ मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट इंडिया ने क्यों किया था, इसलिए किया था कि देयर वाज गुड सोशल एंड इतना बड़ा कंट्री है, इतना डाइवर्सिटी है, तो एक पार्टी उसको एडजस्ट नहीं कर सकता है। मल्टी पार्टी सिस्टम वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपन ओपिनियन इसके अंदर इट कैन गेट द सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप एंड ओपिनियन ऑल्सो। दैट इज व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई अलायंस, मतलब जब बहुत सारे पार्टी मिल के सरकार बनाते हैं, बहुत सारे पार्टी मिल के इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, ऐसे सिस्टम को कोalition सिस्टम बोलते हैं या मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको कोalition बोलते हैं, अलायंस बोलते हैं, ठीक है। फ्रंट मान लो कि इलेक्शन से पहले बहुत सारे पार्टी ने ज्वाइन होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जीतेंगे तो मिल के सरकार बनाएंगे। सो वो जो पार्टी व्हेन दे कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन दैट इज कॉल्ड अलायंस और फ्रंट बोलते हैं इसको, ठीक है। इंडिया में एनडीए यूपीए हैं, ये फ्रंट था पहले, आज भी है, ऐसे बात नहीं है। वाई इंडिया इवॉल्व विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम, तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों शुरू हुआ, क्या कारण था। एक तो हमारा नेचर ऑफ सोसाइटी ऐसा है, सोशल रीजनल डाइवर्सिटी है यहाँ पे, हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स है इंडिया में। जैसे इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम में होने का ये कारण है कि इतना बड़ा कंट्री है, डाइवर्स है, तो एक पार्टी या दो पार्टी एडजस्ट एकोमोडेट नहीं कर सकता इतने डाइवर्सिटी को, इसलिए इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया, ठीक है। नेशनल पार्टी स्टेट क्या क्या कंडीशन होता है नेशनल पार्टी के लिए। सो कुछ देर आर सम कंट्री वाइड पार्टी जो कि बहुत पूरा कंट्री में फैला हुआ है, तो पार्टी को नेशनल पार्टी बोलते हैं, विच जिसका, ठीक है। बट बाई एंड लार्ज ऑल दो यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसी, तो जितने भी सारे ब्रांचें होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जो पूरे वो सारे एक ही पॉलिसी प्रोग्राम फॉलो करते हैं जो कि नेशनल लेवल पे डिसाइड किया जाता है। कुछ कंडीशंस हैं कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी बोलने के लिए, पार्टी हैज़ टू सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट, ठीक है, याद रखना 6% वोट मिलना चाहिए उसे, टोटल वैल्यू पूल्ड इन द लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, तो 6% वोट मिलना चाहिए उसे लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट में, तब जाकर उसको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। दूसरा है कि इट हैव टू विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, उसमें पहला वाला परसेंटेज था, इसमें नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, 4 सीट जीतना जरूरी है इन लोकसभा टू बी रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी, ठीक है, एटलीस्ट 4 सीट जीतना पड़ेगा लोकसभा में, तब हम उसको नेशनल पार्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द लेट डाउन बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी, पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट, ठीक है। सो ऊपर हमने क्या देखा था, कितने परसेंट, 6%, यहाँ भी 6% वोट्स इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स, यहाँ दो सीट जीतना जरूरी है, वहाँ 4 सीट जीतना जरूरी स्टेट पार्टी में, तब जो हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या चैलेंज है, एक तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। वैसे तो हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का अंदर डेमोक्रेसी है, यानी कि लीडर को चुनने के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी में। सो इसलिए हम बोल सकते हैं देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। एक लीडर है, वो हमेशा आज तक लीडर ही बना, जैसे बहुत सारे कांग्रेस पार्टी है, बहुत सारे में एक लीडर होता है, वहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल वोट नहीं होता, कोई भी डिसीजन लीडर लेता है, ना कि सबसे पूछा जाता है या सबको वोटिंग को ध्यान में रख लिया जाता है, ठीक है। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इन मेनी पार्टी द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली, एक ही फैमिली के होते हैं, जैसे कि गांधी फैमिली हो गया, वहाँ पे कांग्रेस में गांधी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, वही हमेशा पोस्ट को ऑक्यूपाई करता है, प्रेसिडेंट के पोस्ट को।
अनफेयर होता है, इसलिए इसको नहीं, इसको अनडेमोक्रेटिक माना जाता है। नेक्स्ट है मनी एंड मसल पावर। आमतौर पे सीट्स टिकट उन्हीं को दिया जाता है जिसके पास मनी इकट्ठा कर सके या जिसके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड है, मसल पावर है, ऐसे लोग, क्योंकि लोगों को डरा धमका के जो वोट लेने की कोशिश करते हैं, ये भी एक गलत है, ठीक है। और सो ये कुछ थे। उसके बाद नो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। आमतौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही प्रोग्राम पॉलिसी होता है, गरीबी हटाएंगे, कंट्री को डेवलप करेंगे, ये करें। लोगों के पास ऐसा कोई अलग अलग चॉइसेस नहीं आते, सबके प्रोग्राम में पॉलिसी सेम होते हैं। सो इसलिए हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का इतना चॉइस नहीं होता है, ठीक है। व्हाट एफर्ट्स हैव बीन टेकन टू टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। एक तो अमेंडमेंट हमने किया है जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ लाए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब होता है कि अगर कोई भी एमएलए और एमपी अगर अपने पार्टी के टिकट से जीत के आता है और वो छोड़ के दूसरे पार्टी में जाने की कोशिश करता है, तो ऐसे कैंडिडेट के मेंबरशिप कैंसिल कर दिया जाता है और इस तरह से सरकार को गिरने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ ये राजीव गांधी लेके आए थे 52nd अमेंडमेंट से। और दूसरा जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है कि इन्फ्लुएंस ऑफ मनी और मसल पावर को कम करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए ज़्यादा। इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर पास किया है कि कंपल्सरी कर देने हर पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन करना ज़रूरी है और उनका अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी डालना, जिससे कि कुछ कंट्रोल हो सकेगा पॉलिटिकल पार्टी पे अपने पावर को मिसयूज करने के लिए। क्या क्या सजेशन दिया गया है? एक तो ये सजेशन दिया गया है कि लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, कि इंटरनली कैसे सब कुछ चल रहा है, क्या इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है विद इन द पॉलिटिकल पार्टी, मेंबर्स रजिस्टर है कि नहीं, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये सब चीज़ को कंट्रोल करना। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर द पार्टीज टू गिव देयर 1/3 सीट्स टू टिकट थर्ड ऑफ देयर पार्टी टिकट टू वुमेन, ऐसा सुझाव दिया गया है। और उसके बाद ये बताया गया कि इट शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, जो भी पैसा खर्चा हो स्टेट गवर्नमेंट दे उसको, मतलब गवर्नमेंट दे और अपने तरफ से पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा करप्ट ना हो। देयर शुड बी कोटा फॉर वुमेन के लिए कोटा के भी बारे में बात की गई। ये सब सजेशन है, सुधार है, ठीक है। क्या क्या सजेशन दिया गया है कि हम पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। एफिडेविट मतलब होता है कि साइंड डॉक्यूमेंट होता है जो कि सबमिटेड टू एन ऑफिसर, जहाँ पे पर्सन अपना डिटेल मेंशन करता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखता है उसके अंदर। डिफेक्शन मतलब होता है कि आप किसी एक पार्टी के टिकट से जीत के जाओ, वहाँ चेंज करके दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, उसको बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये चैप्टर देखा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल को प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे इसको डिटेल से समझाया हो उसको देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th के फेडरलिज्म करने जा रहे हैं और मैं शॉर्ट में कराऊंगा इसे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना है इसको। सो हम जल्दी करते हैं, विद इन 10 मिनट्स को ख़त्म कर देते हैं। सो फेडरलिज्म मतलब होता है क्या है कि पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि पावर जो होता है सेंट्रल स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो पावर एंजॉय करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नहीं देता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन उसे देता है। और इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। और अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में देखना है तो आप अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लास से प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे इस चैप्टर को डिटेल में समझाया हुआ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। फेडरलिज्म के 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होता है, और दोनों इंडिपेंडेंट पावर एंजॉय करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, को हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि सेंट्रल ऐसे इंटरेस्ट जो नेशनल इंटरेस्ट को देखता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लोकल इंटरेस्ट को देखता है। 2 तरह के यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट होते हैं। यूनिटी गवर्नमेंट मतलब जहाँ सारा पावर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, एक ही गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट हो लेकिन उसे अपना इंडिपेंडेंट पावर ना मिले, उसे स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे पावर दिया हो। और फेडरलिज्म में तो होता है पावर डिस्ट्रीब्यूट किया सेंट्रल स्टेट के बीच में, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देता है, तो पावर कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकता है और स्टेट गवर्नमेंट को डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जुडिशरी जो होता है इंडिपेंडेंट हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे जुडिशरी सोल्व करते हैं। उसके बाद इसमें यूनिटी सिस्टम गवर्नमेंट लॉ प्रिवेल करता है। यहाँ पे एक ही लॉ होता है जो सेंट्रल का लॉ होता है, यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल लॉ दोनों रहते हैं। वहाँ पे इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें
एग्रीमेंट एंड कैन बी चेंज बाय इट्स ओन सुप्रीम अथॉरिटी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब मर्जी वो चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है, यहाँ पर हो या ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे होता ही होता है और इसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के मिलकर ही चेंज कर सकता है। इंडिपेंडेंट कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न होते हैं उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सहमति से ही चेंज कर सकता है। और यहाँ पे मे और मे नॉट बी सुप्रीम हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो या ना हो, यहाँ पे सुप्रीम होता है। यहाँ पे सेंट्रल इट हैज़ सुप्रीम लेजिस्लेचर जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है, यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर होता है। जैसे ये यूके है, इटली है, पोर्तुगाल है जो कि यूनिटरी है, और इंडिया, बेल्जियम, अमेरिका जो है वो सेंट्रल है। ठीक है, डिस्कस द की फीचर क्या क्या होता है। एक तो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो मैंने बता रखा पहले, ये होना जरूरी है तभी हो सकता है, और दोनों का पावर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ हो, कोई किसी के पावर को छीन नहीं सकता है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड ईजिली, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का भी सहमति जरूरी है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के सारे पावर अपने हाथ में ले सकता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की सहमति जरूरी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होना जरूरी है। अगर मान लो झगड़ा होता है तो उस समय उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सोल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका डिसीजन फाइनल होता है। और सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो बटा हुआ है, कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिला हुआ है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट का इतना सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कि वो अपना काम चला सके, इसलिए उसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। देखो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो अपने मर्जी से आके एक बिगर यूनिट में जुड़ जाते हैं, जिससे कि वो अपना सो दैट अपना सोवरेनिटी को और आइडेंटिटी को भी आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। सो बाय सरेंडरिंग देयर सोवरेनिटी आइडेंटिटी, अपना जो सुप्रीम पावर को सरेंडर करके और अपने आइडेंटिटी को सरेंडर करके वो एक तरह से सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं। क्योंकि अगर मान लो कर्नाटका इंडिया में नहीं होता या पंजाब इंडिया में नहीं होता, हो सकता है दूसरा कंट्री उसे अटैक करके अपने कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन वो इंडिया का पार्ट है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ पंजाब एज वेल एज मेक श्योर दैट पंजाब रिमेन द पार्ट ऑफ इंडिया। उसको इसमें क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर में लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पावर बढ़ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे फेडरलिज्म जो होता है, फेडरलिज्म ऑल कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। इसमें होता है ना कमिंग टुगेदर में सबको इक्वल पावर, जैसे यूएसए में है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेट को ज़्यादा भी हो सकता है पावर, कुछ स्टेट को कम भी हो सकता है, जैसे कि ठीक है। सो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका कमिंग टुगेदर है, और इंडिया जो है, स्पेन और बेल्जियम जो है होल्डिंग टुगेदर है। 2 स्पेशल फीचर दैट शो द इंडिया एज ए एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। तो चलो ठीक है, हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर से सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है और सारे स्टेट को इक्वल पावर नहीं दिया गया है, और कुछ एरिया छोटे हैं जो कि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी है। सो ये भी हमें शो करता है। नेक्स्ट है फीचर ऑफ, क्या फीचर है जो कि इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट बनाता है। 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब फीचर जो एक तरह से इंडिया को फेडरल बनाता है। एग्जाम्पल्स, हाउ द यूनिट ऑफ द इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर। आपको पता है कि सारे स्टेट को इक्वल पावर नहीं, कुछ स्टेट को ज़्यादा पावर दिया गया है, कुछ स्टेट को कम पावर दिया गया है। यूनियन टेरिटरी के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करता है। तो इस तरह से एवरी यूनिट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय इक्वल पावर। ट्राइबल एरिया जो है उसको ज़्यादा पावर दिया गया है। हाउ सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी जरूरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो कि फेडरलिज्म में चांसेस है झगड़ा होने का, और तो झगड़ा को कौन सॉल्व करेगा, तो हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी जरूरी है, जो कि जो भी डिसीजन ले इट इज़ बाइंडिंग अपॉन एवरीबडी। हाउ कैन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का अमेंड कर सकते हैं, नो डाउट। वैसे तो पार्लियामेंट करता है, लेकिन 3 प्रोविज़न है। एक फर्स्ट प्रोविज़न जो है सिंपल मेजोरिटी से, तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई वो पार्ट जो कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं उसको आसानी से कर सकता है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो कुछ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरा जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि थोड़ा स्टेट्स के पावर से रिलेटेड है, तो उसको अमेंड करने के लिए स्टेट की सहमति बहुत ज़रूरी है। बिना स्टेट की सहमति के वो पार्ट अमेंड नहीं कर सकता सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वगैरह मेंशन है या स्टेट का पावर को मेंशन किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट है कि 3 डिवीजन ऑफ पावर है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर बटा हुआ है। एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और फाइनली जो है रेसिड्यूरी पावर है। यूनियन लिस्ट में तो वो एक लिस्ट है जो कि बनाया गया है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इस लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट मेंशन हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया,
करेंसी होगा, और इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है। दूसरा स्टेट लिस्ट है, इसमें कुछ सब्जेक्ट मेंशन है जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, और इन पर सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकता है। और अगर ठीक है, और इस तरह से थर्ड है कंग्रेंट लिस्ट, जिसमें कुछ लिस्ट है जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, इस पर दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अगर वहाँ झगड़ा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ स्टेट यूनियन टेरिटरी जो है, यूनिट्स ऑफ इंडिया विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर, उसको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। यहाँ पे उनको जो भी यूनियन जो भी पावर होता है आपका यूनियन टेरिटरीज को, वो पावर जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंजॉय करता है रूल गवर्न करने को यूनियन टेरिटरी को। तो इस तरह से हम देखते हैं शेयरिंग ऑफ पावर हमारे पास। नेक्स्ट है कि देयर आर मेनी सेफगार्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रोटेक्ट करता है इंडियन लैंग्वेज को, और डिस्कस 3 सच सेफगार्ड। एक तो श्रीलंका, जिसे अनलाइक श्रीलंका हमारे इंडियन लीडर जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है इस तरह का, जिससे कि किसी भी ऑफिस रिलीजन को या किसी भी लैंग्वेज को ऐसा ना लगे उसे इग्नोर किया जा रहा है। सो यूज ऑफ हिंदी एटीट्यूड ऑफ स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन लैंग्वेज। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को अलाउ किया था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया जो डिमांड करने लगे कि हिंदी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में मूवमेंट शुरू हुआ वायलेंट, और द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हुआ कि ठीक है इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी एंड ऑफिस वुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रमोशन डज नॉट मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को इम्पोज करेगा दूसरे के किसी ऐसे लोगों को जो जिन्हें हिंदी पसंद नहीं है। फ्लैक्सिबिलिटी जो इंडियन गवर्नमेंट ने फ्लैक्सिबिलिटी शो किया है, लीडर ने जो फ्लैक्सिबिलिटी शो किया है, इसकी वजह से आज इंडिया एक इंटैक्ट कंट्री है और लैंग्वेज पे बेसिस पे कोई टेंशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम हर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर कर रखा है। हम ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं हिंदी, इंग्लिश को, और इवन रीजनल लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सो 19 पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो था 9 बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर 1990 इसलिए हम बोले कि 1993 में पंचायती राज लाया गया था, और हमने पावर स्टेट गवर्नमेंट के पावर को छीन के सेंट्रल लोकल से गवर्नमेंट को दे दिया था। तो उसके बाद उससे पहले क्या था पावर शेयरिंग का, देखो फैक्टर राइज ऑफ रीजनल पार्टी इन इंडिया 1990। सो बिफोर 1990 क्या था कि हम देखते हैं कि कुछ पार्टी जो थे जो सेंट्रल स्टेट पे रूल करते थे, कांग्रेस पार्टी था, सेंटर में भी उसी का था, स्टेट में भी उसी का था। तो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को क्वेश्चन को रेज नहीं किया उसे कम पावर मिला हुआ है, कम सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, या कभी भी नहीं उसने क्वेश्चन रेज किया कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पावर को छीनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों जगह एक ही पार्टी थे, ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में ट्रू फेडरलिज्म इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। लेकिन 1990 के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे रीजनल पार्टी इमर्ज हो रहे थे इंडिया में, और इतना ही नहीं कि अब सेंटर में कोई भी एक पार्टी सरकार नहीं बना पा रहा था कि उसे मेजोरिटी नहीं मिल रहा था या वोट बढ़ जा रहा था अमंग द डिफरेंट रीजनल पार्टी। तो अब रीजनल पार्टी भी मिलजुल के सरकार बनाना शुरू कर दिए। इसी को हम बोलते हैं अलायंस पॉलिटिक्स या कोalition गवर्नमेंट। और कोalition गवर्नमेंट में हम स्टेट जो रीजनल पार्टी हैं जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रखे हैं उनको हम उनके इंटरेस्ट को हम ध्यान में रखते हैं, और इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो है अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। और इन दिस phase we can say that there was true democracy because power of state was not suppressed or ignored. Practice of federalism in terms of division of linguistic group, language policy और सेंटर स्टेट लेवल, ठीक है। तो हम देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी लिंग्विस्टिक ग्रुप का क्या ये है, कैसे हमने इसको लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट क्रिएट किया गया। 1950 में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट के बाउंड्री को क्रिएट किया गया। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पीक सेम लैंग्वेज शेयर द कॉमन कल्चर, एथनिसिटी, जोग्राफी कुड लिव इन द सेम। हमने ऐसे एरिया को डिवाइड किया, स्टेट बनाया जिसमें कि हमने अलग अलग कल्चर के, एथनिसिटी के, जोग्राफी के लोगों को कोशिश किया अकोमोडेट करने के लिए, जिससे कि उनको ना लगे कि उनको सप्रेस किया जा रहा है। और हालांकि वो एक लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन उसे दूसरे लैंग्वेज ग्रुप के साथ मर्ज करने की कोशिश करी जा रही है। लैंग्वेज पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट गेव स्टेटस ए नेशनल लैंग्वेज, आई मीन डिड नॉट गिव, किसी को नेशनल लैंग्वेज नहीं दिया। और उसने ये किया कि
हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरह से बाकी स्टेट को लाके ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जो था पहले जो था उतना अच्छा था, क्योंकि एक ही पार्टी रूल कर रहा था दोनों जगह। लेकिन 1990 के बाद जो है हम देखते हैं कि स्टेट पार्टी भी सेंटर में ये लेना शुरू कर दिए थे, पार्ट लेना शुरू कर देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर हम स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं या फर्दर लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, उसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस एंड नेसेसरी फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों जरूरी है हमें डिसेंट्रलाइजेशन का? एक तो डिसेंट्रलाइजेशन, इतना बड़ा कंट्री जहाँ पे कि बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ पावर को डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सेंटर इतने सारे डाइवर्स ग्रुप को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए भी डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। दूसरी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन से ईच एंड एवरी ग्रुप फील दैट दे हैव आल्सो बीन गिवन पावर, देयर इंटरेस्ट इज नॉट इग्नोर्ड, क्योंकि अगर इग्नोर करता है तो देन स्टेट गवर्नमेंट में पनिश देम। तो दैट इज अनदर रीजन वाई वी अडॉप्टेड इन इंडिया डिसेंट्रलाइज। क्या स्टेप लिया गया 1991 में? अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी 1991 में क्या स्टेप लिया गया था इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करने में? एक तो 1991 में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी कर दिया रेगुलर इलेक्शन करना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, रूरल या अर्बन लोकल सेल्फ। पहले ऐसा था कि पहले इलेक्शन होते थे, लेकिन कभी कभी होते थे वो मर्जी के ऊपर होते स्टेट गवर्नमेंट का, कब कराना है कब नहीं कराना है। लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया गया, कराना ही कराना है। सीट रिजर्व हो गया SC ST OBC के लिए, और 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए भी रिजर्व होगा। और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोला जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि तुम्हें ये करवाना है, इलेक्शन करवाना है। और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अपना पावर जो है देना पड़ेगा पंचायत को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा क्या देना है क्या नहीं देना है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, तो लोकल गवर्नमेंट रूरल एरिया में हम देखते हैं उसको पंचायत के नाम जाने जाते हैं, और इसके हेड को सरपंच बोलते हैं। ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, और जो विलेज जो वार्ड में बटा होता है, हर वार्ड में जो 18 ईयर्स से अब के लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देते हैं। और इस तरह से जिस भी ग्रुप को पार्टी को मेजोरिटी मिलता है सरकार मतलब वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को गवर्न करता है। ठीक है, इसी तरह से अर्बन एरिया में भी हमने देखा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेटअप किया गया है, और इसको हम काउंसिलर बोलते हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये सबसे नीचे जो है गांव में ग्राम पंचायत होता है। बहुत सारे गांव मिला के हम इसको ब्लॉक समिति बोलते हैं, और बहुत सारे ब्लॉक समिति मिला के जिला परिषद। तो 3 टियर सिस्टम हमने अडोप्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हाउ रूरल गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में आपको पता है म्यूनिसिपैलिटी अर्बन लोकल से गवर्नमेंट को, तो लोकल गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मतलब शहर और छोटे शहर और बड़े शहरों में। तो छोटे बड़े शहरों में म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्यूनिसिपैलिटी छोटे स्टेट में होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े स्टेट में होता है, और दोनों जो है इलेक्टेड बॉडी होते हैं। और इसमें भी रिजर्वेशन और बाकी सारे क्राइटेरिया जो रूरल लोकल से गवर्नमेंट में लाया गया था उसको इम्प्लीमेंट किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन सक्सेसफुल है कि नहीं है, क्या बात है? तो अचीवमेंट क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गया है। नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस पर लोकल गवर्नमेंट को भी पक्का कर दिया गया है कि जो भी पोजीशन या पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजॉय करता है उसे स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, अब कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव राइट टू टेक अवे। ठीक है, सो ये है अचीवमेंट। चैलेंज में क्या आता है कि ग्राम सभा जो होते हैं जिसमें कि आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, तो ग्राम सभा एक्चुअली डिसाइड करता है क्या क्या गांव में काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सब मीटिंग बुलाया नहीं जाता है, तो इससे लोग पार्टिसिपेट नहीं हो पाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने वैसे बोला गया कि 28 सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगा लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने फुल्ली इस पावर को ट्रांसफ़र नहीं किया। उनके पास इतना ज़्यादा फंड नहीं होता है कि वो मैनेज कर सके, तो फंड के लिए उन्हें वेट करना मतलब डिपेंड करना पड़ता है सेंटर पे, इतना रिसोर्सेज है नहीं। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और फुल वीडियो जो है एक एक लाइन समझाया हुआ है, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ से क्लास 10 के SST का क्लिक करें, और उसमें आपको सारे वीडियो कंप्लीट वे में मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।